Hello students, welcome to our channel. This video is for 10th class for both board CBSE and RBSE. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस. Our topic is of 10th class, chapter 1st, chemical reaction and equation. केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. अगर हम दूध को गर्मियों में थोड़े टाइम के लिए रख दें तो दूध का क्या होता है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है और वो दही वापस दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. अगर हम कोई भी लोहे की चीज़ को हम बाहर रख देते हैं एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी में, तो उसमें थोड़े दिनों में जंग लग जाती है और वो जंग वाला लोहा वापस सही नहीं होता. तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक केमिकल रिएक्शन है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज़ कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रेस्पायर. दिस ऑल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल और ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? The change in state of matter, change in color, evolution of gas and change in temperature. Whenever we found these type of changes, we can say that it is a chemical reaction. मतलब किसी भी मैटर के चेंज इन कलर में चेंज होना, कोई भी गैस का एवोल्यूशन होना या फिर टेम्परेचर में चेंज आना, और ये एक इरिवर्सिबल चेंज आना, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है. Whenever ये सारे चेंजेस अगर हमें कहीं दिख रहे हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है. Example of a chemical reaction: magnesium ribbon burns with a dazzling white flame, changes into a white powder called magnesium oxide. अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, वो वाइट कलर के पाउडर में चेंज हो जाता है. और ये वाइट पाउडर वापस मैग्नीशियम में चेंज नहीं होगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों में अलग चेंज नहीं होगा. तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो कलर में चेंज आना एक केमिकल रिएक्शन है. केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन में क्या है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. वैसे ही केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं. रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी गिव्स प्रोडक्ट सी. और हमेशा हम केमिकल इक्वेशन को रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी के बीच में प्लस, मतलब दोनों के बीच में प्लस साइन दोनों मिलकर एक एरो देंगे हम और प्रोडक्ट सी बन रहा है. और इस एरो के रिएक्टेंट साइड को हम बोलते हैं रिएक्शन का LHS, और प्रोडक्ट का साइड हम बोलते हैं RHS. मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन: The symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. Symbolic representation से क्या समझ में आया? जैसे हाइड्रोजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है H, हाइड्रोजन गैस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है H2, ऑक्सीजन गैस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है O2. वैसे भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स या फिर रिएक्टेंट्स हैं उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. लाइक H2 और O2 गिव्स 2H2O. ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कंबाइन एंड गिव्स वाटर H2O. The symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation.
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, 2 टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, then this type of chemical equation is known as balanced chemical equation। रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, तो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम कैसे पता करें कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है? जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे जिंक, तो ये जिंक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 मोल है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 मोल्स है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है। सल्फ़र हमारे पास 1 मोल है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास सल्फ़र 1 मोल है। ऑक्सीजन हमारे पास 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 मोल्स है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास हमारे पास प्रोडक्ट्स का है, अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, इसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। व्हेन अ मास ऑफ रिएक्टेंट्स is not equal to the mass of product, then this type of chemical equation is known as unbalanced chemical equation। मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल ना हो, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो हम कैसे पता करें कि मास इक्वल है या नहीं है? जैसे मैंने पहले बताया, मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में हमारे पास मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 2 हैं मोल्स और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन का 1 ही मोल है। तो मतलब यहाँ ड्यू टू ऑक्सीजन अनबैलेंसिंग हो रही है, तो हमें इसको बैलेंस करना है। हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नीचे के साइड लिख के बैलेंस नहीं कर सकते, ये नीचे के साइड हम लिख के बैलेंस नहीं कर सकते। हमें हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे के साइड कोई भी नंबरिंग करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमने करा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो हम प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ मैंने 2 लिखा तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो यहाँ पे भी हम अगर मैग्नीशियम को 2 कर देते हैं तो हमारे पास बैलेंस हो गया। देखिए 2 मैग्नीशियम हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर है, 2 मैग्नीशियम हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 मोल्स यहाँ पे थे रिएक्टेंट साइड पे और हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन के 2 मोल्स हो गए हैं। तो मतलब ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन थी जो अब बैलेंस्ड हो गई है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये थोड़ी बड़ी है पिछले वाले से, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम? यहाँ पर हमारे पास फेरस है रिएक्टेंट साइड पर 1 और हमारे पास फेरस है प्रोडक्ट साइड पे 3। ऑब्वियसली दिस इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले फेरस को बैलेंस करते हैं। फेरस हमारे पास 3 है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे भी 3 कर देते हैं तो फेरस तो बैलेंस हो गया। फिर हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ मैं अगर 4 करूँ तो 4 ऑक्सीजन तो हो गए, यहाँ पे भी 4 है, पर 4 2 ज़ा 8, 8 हमेशा ये वाला नंबर और ये जो नीचे है इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आता है 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही हैं। तो 2 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करें जो 8 आ जाए? 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे भी अगर मैं 4 लिख देती हूँ तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ फेरस, यहाँ पे भी हमारे पास 3 मोल्स ऑफ फेरस और 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हमारे पास 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन।
When a metal attacked by a substance present in atmosphere where like moisture, water, air is said to be corrode, and this process is known as corrosion. Example, black coating on silver, green coating on copper. मतलब कोई भी मेटल को अगर हम रखते हैं एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी में, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जितनी भी गैसेस हैं, और पूरी ह्यूमिडिटी में पानी में अगर वो रहता है मेटल, तो वो उसमें जंग लग जाती है, उसके हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स बन जाते हैं और वो कोरोजन हो जाता है उस मेटल का। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। इसके अनदर एग्जांपल है सिल्वर में अगर जंग लगती है तो ब्लैक कोटिंग आती है ऊपर, और कॉपर में अगर जंग लगती है तो ग्रीन कोटिंग आती है। रेंजिडिटी, when fat and oil are oxidized they become rencide, their smell and taste changes. To prevent rancidity, antioxidants are added to food containing oil. Example, nitrogen gas filled in packets of chips. अगर हम कोई भी तेल का खाना मतलब ऑयली फूड हम रखते हैं थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए, तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो क्या ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में, एटमॉस्फेयर में। तो उससे बचने के लिए ये जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं मार्केट में, तो वो काफ़ी दिनों के होते हैं, तो उनमें स्मेल ना आए, रेंजिडिटी ना हो उनके अंदर, तो हम जो नाइट्रोजन गैस होती है उस पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो रेंजाइड होने से बचाती है खाने को। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। वैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। Endothermic chemical reaction, when heat is involved to carried out reaction is called endothermic reaction. Example, calcium carbonate gives calcium oxide plus carbon dioxide. तो इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के लिए हमको हीट देनी पड़ रही है, प्रोडक्ट बनने के लिए हमको हीट देनी पड़ रही है, तो तब वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है रिएक्टेंट। अगर हमको हीट देनी पड़ रही है तो हम कह सकते हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रिएक्शन देन द रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइक CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O plus heat. इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, इसके अंदर हमको हीट देनी नहीं पड़ रही है रिएक्शन को करवाने के लिए, बल्कि हीट इवॉल्व हो रही है अलग से। प्रोडक्ट के साथ अगर हीट निकल रही है तो दिस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है। इसलिए नाम से भी हम देख सकते हैं, एंडो मतलब देनी पड़ रही है और एक्सो मतलब निकल रही है बाहर, एक्सो, ठीक। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फूड ब्रेक्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज गिव्स एनर्जी। मतलब हम जो रेस्पायर कर रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे? हम सांस ले रहे हैं तभी तो हमें एनर्जी मिल रही है, तो अगर कोई भी रिएक्शन में हमको एनर्जी मिल रही है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फूड हमारा कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी। तो जैसे ही हमको एनर्जी मिल रही है, रिएक्शन होने के बाद एनर्जी मिल रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 इवॉल्व कर रहे हैं, H2O इवॉल्व कर रहे हैं, प्लस एनर्जी इवॉल्व कर रहे हैं। एनर्जी का इवोल्यूशन होना मतलब कोई भी गैस का या फिर हीट का इवॉल्व होना, एनर्जी का इवॉल्व होना, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
Thank you for watching.